गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज बेसिकली एक तरीके से आप ये मानिए इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है अकॉर्ड थ्योरेटिकली। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस के बेसिस पे, कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि वैल्यू एडेड बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने इस बार या सीबीएसई ने इस बार जो अलाउ किए हैं कि बोर्ड्स में पूछे जाएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी हम बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। तो बेसिकली कुछ टॉपिक्स हैं जो बीच में जो हमारे रह गए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। तो देखिए क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्यूज़। फ्यूज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि जब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर के अंदर आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कभार हाई वोल्ट कभी लो वोल्ट आती है। तो कभी कभार हाई वोल्ट आने के कारण क्या होता है, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं वो जल सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हमारे घर में फ्यूज़ यूज़ होता है। फ्यूज़ एक तरह का वायर होता है। वो वायर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो वो क्या होता है, मेल्ट होकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बीच में से तोड़ देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आगे की तरफ फ्लो नहीं करती। तो देखिए, तो फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस। मैंने बताया आपको फ्यूज़ क्या है, एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई पावर में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए इसको क्या बोला जाता है, सेफ्टी डिवाइस। तो फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड एप्लियंसेस। ठीक है, जो क्या करता है, आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा और एप्लियंसेस मतलब जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया हुआ जैसे कि ट्यूबलाइट्स, टीवी, एसी, फ्रिज, तो एप्लियंसेस है उनको बचाता है। तो क्या, टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड एप्लियंसेस, आपके सर्किट को और एप्लियंसेस को प्रोटेक्ट करेगा बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। क्या, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। मैंने बताया आपको, जैसे ही आपके घर के अंदर सर्किट के अंदर, आपके घर के अंदर जब क्या होता है, हाई वोल्ट करंट आती है, तो ये जो एप्लियंसेस होते हैं, ठीक है, यहाँ सर्किट के टूटने का डर होता है, एप्लियंसेस का ब्लास्ट होने का डर होता है, जलने का डर होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं। किसको, फ्यूज़ को एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं फ्यूज़ को। तो हाई करंट से बचने के लिए क्या करते हैं, सेफ्टी डिवाइस के फॉर्म में फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। द वायर ऑफ फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ एन अलॉय। अलॉय आपको पता है अलॉय क्या होता है, बेसिकली दो तीन मेटल्स को मिक्स करके एक नई फॉर्म बनाई थी जिसको हम अलॉय बोलते हैं। तो एन अलॉय ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये एक अलॉय होता है। जो फ्यूज़ वायर हम यूज़ करते हैं, ये फ्यूज़ क्या एक तरह का वायर होता है। तो ये जो फ्यूज़ वायर होता है एक तरीके से अलॉय होता है। अलॉय के लिए इसमें मैंने बताया आपको, अलॉय दो तीन मेटल से मिलके बनी हुई जो नई मेटल निकल के आएगी उसको अलॉय बोलते हैं। तो जो इसके अंदर फ्यूज़ के अंदर जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कौन कौन से हो गए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इस तरह के और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनको यूज़ करके अलॉय फॉर्म में कन्वर्ट करके फ्यूज़ वायर बनाया जाता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया। द वायर ऑफ फ्यूज़, जो फ्यूज़ का वायर है वो अलॉय होता है। किस किस का अलॉय होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इसके अलावा और भी मेटल्स होते हैं जिनका ये अलॉय बनाया जाता है। ये एक तरह का क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो एप्लियंसेस को बचाता है किससे, हाई करंट से, और सर्किट को भी बचाता है। तो फ्यूज़ समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए द अलॉय, जो अलॉय मतलब द फ्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। द अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया ये क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। मतलब क्या है कि हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और ये मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो और ये मेल्ट हो जाए, एज कम्पेयर टू वायर। कॉपर वायर से कम होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो क्या होगा, ये पहले मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो करंट तो आगे जा चुकी होगी। समझ में आ रहा है भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर हाई करंट आई और ये अगर ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट नहीं हुआ तो करंट तो आगे चल जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि क्या कर सके, ये पहले ही मेल्ट हो जाए और सर्किट को तोड़ दे, तो करंट आगे फ्लो नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, अलॉय लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो, मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल करंट आ रही है और तब भी मेल्ट हो जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होती है जिसके बीच में इसको सेट किया जाता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, मतलब करंट को ये रोकना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, करंट को रोकने की कैपेसिटी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, और जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत कम। तो फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी ध्यान रखना है, हमें फ्यूज़ को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रीज़न देखिए, फ्यूज़ को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि जस्ट एग्जांपल, एक अप्लायंसेज यहाँ है, जस्ट एग्जांपल एक अप्लायंसेज ये है, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट ये है और आपने यहाँ फ्यूज़ अटैच किया है। ठीक है, तो जैसे ही हाई करंट आई तो हाई करंट आने के बाद इसका फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और ये अप्लायंसेज आपके बच जाएंगे। लेकिन जस्ट एग्जाम्पल, अगर ये करंट ये पैरेलल में है, ठीक है, अगर ये दोनों सर्किट पैरेलल में, जस्ट एग्जांपल ये दोनों सर्किट इस तरह से पैरेलल में है तो यहाँ कनेक्ट होगा। और एग्जांपल आपने यहाँ फ्यूज़ कनेक्ट किया हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट पे, तो जैसे करंट गई तो फ्यूज़ यहाँ तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ मेल्ट हो पाएगा, यहाँ मेल्ट हो पाएगा नहीं।
तो करंट क्या होगी, इस सर्किट में चल जाएगी और इस सर्किट के अप्लायंसेस को क्या कर सकती है, जला सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा फ्यूज़ को कैसे अटैच करते हैं, सीरीज़ में। फ्यूज़ को हमेशा कैसे अटैच किया जाता है, सीरीज़ के अंदर। तो सर्किट के पैरेलल में कभी भी अटैच नहीं करते, फ्यूज़ को हमेशा कैसे अटैच करेंगे, सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ के अंदर। अच्छा, आपके घर के अप्लायंसेस होते हैं ये पैरेलल में अटैच होते हैं, आपने देखा होगा, कभी भी सीरीज़ में अटैच नहीं होते, पैरेलल में। घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस अटैच होते हैं ये सब पैरेलल में होते हैं। इनका रीज़न क्या है, अगर आपने सीरीज़ में अटैच कर दिया, जस्ट एन एग्जांपल, आपने ये एसी अटैच किया, उसके बाद आपने टीवी अटैच किया, तो मे बी अगर आपके एसी अटैच्ड है, ठीक है, अगर आपके एसी में कुछ फॉल्ट हो गया, तो एसी में फॉल्ट हो गया तो करंट इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगी, करंट यहीं रुक जाएगी, तो आपके फिर टीवी भी नहीं चलेगा, आगे फ्रिज भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्यों। तो सीरीज में अटैच क्यों नहीं करते घर के अप्लायंसेस को, क्योंकि अगर एक अप्लायंसेस में कुछ डिफॉल्ट हुआ तो आगे के अप्लायंसेस आपके उसके नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर ये पैरेलल में हुआ तो इसके अंदर इंडिविजुअली करंट जा रही है, इसके अंदर इंडिविजुअली करंट जा रही है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट भी हुआ तो ये अप्लायंसेस तो अपना काम करेगा। लेकिन अगर आपने घर के अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अगर बीच में एक में भी फॉल्ट हुआ तो आगे के सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और वो अप्लायंसेस चालू नहीं होंगे। तो होप समझ में आया फ्यूज़ को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 ओम, ये 1 वोल्ट, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने एक दो डेफिनेशन ऐसे देखी थी। तो देखिए 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 ओम। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस, क्योंकि 1 ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मैंने बताया था, जितने भी कंडक्टर होते, सॉरी रेजिस्टेंस होते हैं किसके बने होते हैं, कंडक्टर के। किसके बने होते हैं, कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 ओम। किसी भी रेजिस्टेंस का कंडक्टर 1 ओम तब क्या लाएगा, when the potential difference, PD का मतलब potential difference across the conductor is 1 volt। जब क्या हो कि उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, एंड द करंट फ्लोइंग इन थ्रू इट 1 एम्पियर। जब उसमें से करंट होने वाली फ्लो कितनी हो, 1 एम्पियर, तब उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। जब भी आप किसी की 1 की डेफिनेशन निकालनी हो ना, 1 यूनिटरी, तो देखिए किसको निकालनी है, हमें ओम की निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आएगा, V अपॉन आई। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू रखूंगा तो 1 ओम इक्वल्स टू, मैंने बताया आपको सब चीज़ें फिर 1 करनी है, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। तो 1 ओम कब मिलेगा आपको, जब जिस भी रेजिस्टेंस के अंदर कंडक्टर के जिस भी कंडक्टर के अंदर आप 1 ओम रेजिस्टेंस चाहते हैं वो कब डेवलप होगा, जब उस रेजिस्टेंस के, उस कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट, और उसमें करंट फ्लो का कितनी होगी, 1 एम्पियर, तब आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, 1 ओम। तो होप ये समझ में आया। जब भी आपको किसी भी 1 की डेफिनेशन निकालनी है तो उस फॉर्मूले के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक तरफ रखिए, बाकी सब वैल्यूज को 1 के फॉर्म में यूनिट्स के साथ रखते हैं। तो 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। तो होप यह समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 वोल्ट। सिमिलरली हम यहाँ 1 वोल्ट की बात करते हैं, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ इसकी हमने एक वर्क के साथ भी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या कि 1 वोल्ट क्या होगा, जब एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। एक चार्ज को, चार्ज मतलब कुलाम यूनिट जो होती है, तो एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसमें जो वर्क डन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कुलाम। ठीक है, क्या, जब 1 जूल वर्क की हम देख चुके हैं, जूल यूनिट होती है, तो 1 जूल वर्क जब आपको किसी भी एक कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो जब भी आपको एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, तब उस वायर के या उस कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। तो यही है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 ओम हम देख चुके हैं, 1 वोल्ट हम देख चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है क्या, V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं यहीं से I की वैल्यू निकालूंगा तो R डिवाइड में चल जाएगा, तो V अपॉन R। तो सेम मुझे रखना है क्या, I वाला 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 ओम। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वायर के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 है और उस वायर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, उस वायर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, तो उसके वायर के अंदर से, उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। अगर किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें प्रेजेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो उस कंडक्टर में से जो करंट पास होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। जो कंडक्टर पास होगी वो कितनी होगी, करंट जो पास होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो होप फ्यूज समझ में आया हो, 1 ओम 1 वोल्ट समझ में आओ, किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घर के अंदर कैसे होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं, जबकि फ्यूज को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।